सो हे हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो भाई। उम्मीद करता हूँ सारे आप भाई बढ़िया होंगे। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले एसएससी जीडी 2026 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं हमारे साथी, और वो अगर जीएस को लेकर के परेशान हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है जीएस के रिगार्डिंग, तो उनके लिए हम ये जो रोजगार विद अंकित वाले सरों की ये सबसे फेमस बुक है जीएस के लिए, एसएससी जीडी 2026 के लिए, जो अभी अभी मार्केट में आई है, अभी अभी लॉन्च हुई है। तो इसके जितने भी पूरी बुक है, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर बात करेंगे। मतलब कि 2021 से लेकर के इसमें 2026 तक के सारे जितने भी एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जीएस को लेकर के, तो वो सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये ऑफिशियल बुक है, किसी को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में ये जो आपको किताब है वो पूरी पढ़ाई जाएगी। और आज के इस वीडियो का फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है और हम शुरुआत कर रहे हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको जो है, जो आपकी पाठ्य सामग्री है, यानी कि कौन कौन से इसमें चैप्टर्स जो हैं आपके दिए हुए हैं। तो देखिए, इतिहास के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 5 नंबर पेज से 33 नंबर पेज तक, भूगोल के 34 से 65 तक, भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी के 66 से 96 तक, और भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी के 97 से 134 तक। उसके बाद में भौतिक विज्ञान यानी कि आपके फिजिक्स के हैं, रसायन विज्ञान हैं, और जीव विज्ञान, स्टैटिक जीके, यानी कि पूरा पोर्शन इस किताब के अंदर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं, मेरे बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों, मैं एसएससी जीडी 2022 से लेकर के 2024 तक के इसके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी में शामिल हुआ हूँ। और 2024 में मैं मेडिकल से आउट हुआ था, और 2025 में भी मैंने एग्ज़ाम दिया है। और मेरा जो स्कोर वगैरह है वो आप जा करके मेरे चैनल पे विज़िट करके देख सकते हैं। वहीं बात करें जीएस में, तो मैंने 2023 के एग्ज़ाम में जीएस में 20 आउट ऑफ 17 क्वेश्चन सही किए थे। और वही बात करें इस वाले 2025 के एग्ज़ाम की, तो इसमें से मैंने 20 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन जो हैं वो एकदम करेक्ट किए हैं। इस बार इसलिए कम रह गए क्योंकि इस बार की जो जीएस है वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की देखने को मिली थी। वहीं बात करते हैं, चलिए आज के फर्स्ट वीडियो के लेक्चर की। तो जो हमारा रहने वाला है हिस्ट्री के बिहाफ पे, यानी कि हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट्स पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप अगर नए हैं तो प्लीज़ कोई भी आपको टेंशनबाजी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस भाई पे विश्वास रखिएगा। अगर आपको जीएस में चाहिए कि आपको 20 में से अगर 15, मेरे बराबर 15 से 16 क्वेश्चन भी अगर ठीक करने हैं, तो आप इस क्लास को, मतलब इस किताब को पूरा, जितने भी इसके पार्ट आएंगे उनको एक को भी मिस मत कीजिएगा। और लगातार रिवीजन की जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताता रहूँगा बीच बीच में, वो आपको फॉलो करते जानी है। बस आपका काम हो गया, यानी कि आपके 15 से 16 क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाने वाले, चाहे पेपर का लेवल कुछ भी रहे। ठीक है, बात करते हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। अलेक्जेंडर कनिंगम, ए ऑप्शन जेम्स प्रिंस, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन जॉन मार्शल, या फिर डी ऑप्शन मार्टिमर व्हीलर। तो बात करते हैं इसमें सही आंसर की। तो इसमें जो अलेक्जेंडर कनिंगम है आपका, ये वाला आपका ऑप्शन राइट है। अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे, अब बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंगम कौन थे। तो देखिए, 1861 में एक पुरातत्व विभाग था हमारे भारत के लिए जो स्थापित किया गया था, तो उसके ये पहले महानिदेशक बने थे। कौन थे ये? अलेक्जेंडर कनिंगम भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी में पूछ लिया गया है, ये पीवाईक्यूज क्वेश्चन है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में बात की गई है कि निम्न में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पाषाण स्थल है। ए ऑप्शन है चिरांद, बी ऑप्शन है बुरज़होम, सी ऑप्शन है हुंसागी, और डी ऑप्शन है मेहरगढ़। तो बात करते हैं हुंसागी, इसका राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन हुंसागी। ठीक है, जान लेते हैं थोड़ा सा हुंसागी के बारे में कि इसका क्या महत्व है। तो देखिए, प्रापाषाणकालीन एक स्थल है हुंसागी, जो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, तो चिरांद, बुरज़होम तथा मेहरगढ़ जो हैं वो नवपाषाणकालीन के स्थल हैं। और इस जो क्वेश्चन में बात करी गई थी हमसे, वो पूछा गया था पुरापाषाण स्थल। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन, यानी कि हुंसागी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा कि प्राचीन काल में कमक्कार शब्द का संबंध किससे था। तो क्या कर संग्रह अधिकारी से था, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, या फिर कारीगरों से, या सुनार से। तो भैया, जो आपके कम्मकार थे वो भूमिहीन खेतीहर मजदूर थे, यानी कि जो भूमि करते थे, किसान खेती करते थे, और जो पट्टे पे लेकर के भूमि करते थे या फिर टैक्स देते थे, तो वो जो भूमि करने वाले किसान थे उनको कम्मकार कहा जाता था।
कम्मकार क्या है? कम्मकार एक तमिल शब्द है जिसका संबंध जो है भूमिहीन खेतीहर मजदूरों से है। ये लोग क्या करते थे, ज़मींदारों से खेती में कार्य, मतलब ज़मींदार लोग इनसे खेती में कार्य करवाते थे। इन लोगों को नगद या किसी वस्तु के रूप में भुगतान किया जाता था। ठीक है, कम्मकार को आपको याद रख लेना है, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। बात करते चौथे क्वेश्चन की, तो लौह युग को यह नाम दिया गया, कौन सा, कि लौह युग को नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे की इस्तेमाल होने लगा था। यानी कि क्वेश्चन ने कहा है कि लौह युग का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसके दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप के जो शहर थे उनमें औजारों एवं हथियारों में मुख्य रूप से किस वस्तु के स्थान पर लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑप्शंस की, तो ए है पीतल और बी ऑप्शन है पत्थर, सी ऑप्शन है लकड़ी और डी ऑप्शन है कांसे। तो देखिए भैया, लोहे से पहले ये था वो पूर्वी और मध्य यूरोप में वो कांसे का इस्तेमाल होता था। ठीक है, और उसके जगह पे जो है वो आपकी लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम जो था लौह युग पड़ा था। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि 5वें नंबर क्वेश्चन की। तो 5वें क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में आपका लौह युग है, भारत में लौह युग निम्न में से किस कालखंड में आता है? जो लौह युग है वो कौन से कालखंड में आता है? 1000 से 100 ईस्वी तक, 1500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक, 200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक, या फिर 500 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। तो भैया जो आपका लौह युग आता है वो 1500 से 200 ईसा पूर्व के मध्य आता है। ठीक है, बात करते हैं इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़े से पढ़ लेते हैं। तो भारत में लौह युग की जो अवधि है वो 1500 से 200 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक लौह युग की जो शुरुआत थी वो 1500 से 1000 ईस्वी तक चला था, ईस्वी पूर्व तक। और मध्य जो लौह युग था उसकी अवधि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक थी। वही बात करें उत्तर लौह युग की अवधि जो थी वो 600 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व तक थी। 600 ईसा पूर्व से और 200 ईसा पूर्व तक आपसे ये पूछ सकता है कि उत्तर लौह युग की अवधि क्या थी या फिर लौह युग की अवधि क्या थी। तो अगर लौह युग की अवधि आपसे पूछेगा तो आपको जवाब देना है कि 1500 से और 200 ईसा पूर्व के बीच की थी। अगर आपसे पूछता है इनमें से किसी भी एक को उठा करके, इनमें से 3 में से, तो आपको ये भी तीनों याद होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रित करते थे। यानी कि क्या बनाने के लिए वो तांबे और टिन को मिश्रण करते थे? तो कांसा, यानी कि कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन दो धातुओं को मिलाते थे और फिर कांसा उनका तैयार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टिन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो हड़प्पा होने की वजह से इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आपको पता ही होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, उस दौरान हम इसे पूरा पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सा स्थल जो भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? ये क्वेश्चन आपका 7 फरवरी की तीसरी शिफ्ट में पूछा गया है 2025 में ही। तो बताइए, ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है लोथल, सी ऑप्शन है हड़प्पा और डी ऑप्शन है कौशाम्बी। तो इसका सही राइट आंसर है डी ऑप्शन कौशाम्बी। तो बात करते हैं कौशाम्बी की। तो देखिए मध्य लौह युग की अवधि जो थी आपको पहले भी बताई थी 1000 से 600 ईस्वी तक थी। ठीक है, अब बात करें कौशाम्बी, तो प्रयागराज के समीप एवं उज्जैन जैसे स्थलों पर खुदाई से सड़कों, जल निकासी प्रणालियों तथा सार्वजनिक भावना के साथ साथ आरंभिक शहर नियोजन का जो पता चलता है वो कौशाम्बी से चलता है। इसलिए कौशाम्बी क्या है, इम्पोर्टेंट हो जाता है इतिहास की दृष्टि से। बात करते हैं वहीं आगे, तो 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों को पहचान करने में काम आते हैं? ठीक है, बताइए। ए ऑप्शन है उत्तरी काले पॉलिश हुए बर्तन, बी ऑप्शन है लाल पॉलिश हुए बर्तन या काले, सी ऑप्शन में है, और डी है चित्रित धूसर बर्तन। तो भैया जो चित्रित धूसर बर्तन हैं उनका संबंध उत्तर भारत की मृदभांड संस्कृतियों से है। ठीक है, पूछा गया था, देख लो, उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान हमें करनी थी। ठीक है, तो किस संस्कृति से थी वो? तो भैया चित्रित धूसर जो बर्तन थी उस संस्कृति से थी। बात करते हैं मूल रूप में चित्रित धूसर मृदभांड प्रारंभिक लौह युग की ग्रामीण वस्तुओं का प्रतीक हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं चित्रित दूषित
जो मृदभांड से संबंधित लौह युग के सबसे प्रारंभिक प्रमाणिक जो पूर्वी पाकिस्तान से घग्गर और हाकरा नदी एवं उत्तरी राजस्थान से गंगा और यमुना विभाजन तक प्राप्त होते हैं। किसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं? तो भैया चित्रित धूसर मृदभांड लौह युग के जो प्रमाणिक साक्ष्य हैं वो पाकिस्तान में घग्गर और हाकरा नदी और राजस्थान में गंगा यमुना विभाजन तक प्राप्त होते हैं। बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किसके लिए किया गया था? माइक्रोलिथ का तो ए ऑप्शन है सिक्के, बी ऑप्शन है छोटे पत्थरों के औजार, सी ऑप्शन है कपड़े और डी ऑप्शन है मिट्टी के बर्तन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छोटे पत्थर के औजारों को माइक्रोलिथ कहा जाता था। बात करते हैं माइक्रोलिथ क्या है। तो माइक्रोलिथ छोटे पत्थर के औजार होते थे, इनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी और ये उपकरण वास्तव में छोटे एवं नुकीले होते थे, जिनका प्रयोग शुरुआती मनुष्य द्वारा शिकार के लिए किया जाता था। बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। तो प्रागैतिहासिक काल के वर्गीकरण के लिए 3 काल प्रणालियों की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपसे दोबारा पूछे जाने के 99% चांसेस है। ए ऑप्शन है वॉरेन हेसलर, बी ऑप्शन है जॉन मोरे, सी ऑप्शन है क्रिश्चियन जर्गेनियस थॉमसन और डी ऑप्शन है रॉबर्ट थॉमसन। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी ऑप्शन क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन। ठीक है, बात करते हैं ये कौन थे। तो 1820 के दशक में क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन का पुरातत्व संग्रह का प्रमुख नियुक्त किया गया था। 1820 के दशक में इनको पुरातत्व संग्रह विभाग का क्या अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जो बाद में कोपेनहेगन के डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हुआ। ठीक है, जो पुरातत्व विभाग था 1820 के दशक का, वो बाद में क्या हुआ, कोपेनहेगन के डेनमार्क के राष्ट्रीय संग्रहालय के रूप में विकसित हो गया। प्रदर्शनी हेतु पुरावशेषों को व्यवस्थित एवं वर्गीकृत करते समय उन्होंने 3 काल की प्रणाली विकसित की, कालक्रम के अनुसार प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था या फिर प्रस्तुत करी थी। किसने प्रस्तुत करी थी? तो क्रिश्चियन जुर्गेनसन थॉमसन का नाम याद रखना है। 3 काल प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी? बात करते हैं आगे 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 11वां क्वेश्चन कहता है कि वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? उस अवधि को बताइए। तो उस अवधि को क्या मध्यपाषाण कहते हैं, या बी ऑप्शन लघुपाषाण, या फिर नवपाषाण, या फिर डी ऑप्शन पुरापाषाण। तो इसका राइट आंसर है मध्यपाषाण। मध्यपाषाण किसको बोलते हैं? तो भैया मध्यपाषाण बोलते हैं आपका जो आपकी 12,000 वर्ष से 10,000 वर्ष पूर्व तक आपका जो काल था उसे मध्यपाषाण कहते हैं। भारत में मध्यपाषाण काल का आरंभ होलीसन युग के साथ हुआ था। ये आपके लिए लाइन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। होलीसन युग से आपका मध्यपाषाण युग का काल प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिसके कारण उन्हें माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। ये क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि माइक्रोलिथ किसे कहा जाता था। तो जो छोटे पत्थर के जो औजार होते थे, जो शिकार के लिए इस्तेमाल किए जाते थे या फिर जिनकी आकृति ब्लेड के समान होती थी, तो उनको माइक्रोलिथ कहते थे। और एक नोट बना के भी यहाँ पर दिया गया है कि प्रागैतिहासिक काल का सही क्रम निम्न अनुसार है, यानी कि पुरापाषाण काल आता है पहले, फिर मध्यपाषाण आता है, फिर नवपाषाण काल आता है। तीसरे नंबर पर कौन सा काल आता है? तो नवपाषाण काल तीसरे नंबर पे आता है। बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? बताइए। पुरापाषाण में, अनुपुरापाषाण, ताम्रपाषाण या फिर नवपाषाण। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि पुरापाषाण युग में आपके भारत में ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। भारत में पुरापाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। महाराष्ट्र के पाटन पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का उत्कीर्णन के साथ में प्राप्त हुआ है क्या साक्ष्य? यानी कि आपको ये जो आपका पॉइंट है ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि जो शुतुरमुर्ग के जो वो साक्ष्य हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे के कह लीजिए या फिर शुतुरमुर्ग के कह लीजिए, वो भारत के किस स्थान से मिलते हैं? तो महाराष्ट्र के पाटन पुरास्थल से मिलते हैं। बात करते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की। तो मोहनजोदड़ो जो नाम है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ भाषा में मुर्दों का टीला है। कौन सी भाषा में मुर्दों का टीला है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए ऑप्शन फारसी, बी ऑप्शन उर्दू, सी ऑप्शन हिंदी, डी ऑप्शन सिंधी। तो आपको कैसे रिलेट करना है? देखिए, सिंधी यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता और उसी का नाम मोहनजोदड़ो था, तो सिंधी सभ्यता में ही तो कहा जाएगा। तो मुर्दों का टीला किस भाषा में कहते थे? सिंधी भाषा में इसको कहते थे। बात करते हैं सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है।
सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने करी थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो क्या है? बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज कब करी थी? 1922 में राखालदास बनर्जी ने करी थी। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ए ऑप्शन ब्राह्मी, बी ऑप्शन शारदा, सी ऑप्शन खरोष्टी और डी ऑप्शन नंदनागरी। तो आपको मैं बता दूं, जो खरोष्टी आपकी लिपि थी, खरोष्टी लिपि, ये आपकी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि जब भी अपनी कॉपी पे लिखते हैं, किताब पे कभी भी लिखते हैं, तो वो बाईं हाथ से और दाईं हाथ की ओर लिखते हैं। लेकिन यह लिपि आपकी खरोष्टी लिपि एकमात्र ऐसी लिपि थी प्राचीन काल की जो दाईं ओर से शुरू होकर के बाईं ओर ख़त्म होती थी। बात करेंगे प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति को जाता है। तो इसे भी आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में याद रखेंगे, ऐसी मैं आशा करूंगा, उम्मीद रखूंगा आपसे। 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है सिंधु घाटी सभ्यता, बी ऑप्शन मेसोपोटामिया, सी ऑप्शन है मिस्र सभ्यता और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भैया सुंदर नगर नियोजन के लिए जो प्रसिद्ध है वो सभ्यता वो है सिंधु घाटी सभ्यता। आप में से अधिकतर लोगों को ये पॉइंट भी पता होगा, ये इस ऑप्शन का आंसर पता होगा। तो बात करते हैं आगे इसके एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में। तो देखिए, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, सभी को पता है। नगर नियोजन की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी, है ना। और बात करें सिंधु घाटी सभ्यता को दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विभाजित किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे इसके अन्य प्रस्थल मिलते गए तो उनके भी अलग अलग नाम रख दिए गए। लेकिन ये सभी अगर ओवरऑल पूछा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल थे। ठीक है भैया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 16वें नंबर क्वेश्चन की। तो किस स्थान से हड़प्पा कालीन रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई थी? तो ए ऑप्शन है लोथल, बी ऑप्शन है बनावली, सी ऑप्शन है दैमाबाद, डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर है दैमाबाद। आपको मैं बता दूं, दैमाबाद जो है वो महाराष्ट्र में पड़ता है, महाराष्ट्र में, और हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। यहाँ से रथ की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये भी आपको कई बार खुद मेरे एग्जाम में ये पॉइंट आप मेरे से पूछा गया था कि दैमाबाद किस राज्य में स्थित है। तो ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यहाँ से क्या किसकी मूर्ति मिली? रथ की मूर्ति मिली। ठीक है। 17वें क्वेश्चन की बात करें तो ऋग्वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो रावी नदी का जो नाम था पुरुषनी था। और बात करें वहीं अन्य नदियों के नामों की, प्राचीन नामों की, तो अस्किनी का चिनाब था, विपाशा व्यास का नाम था, वितस्तता झेलम का नाम था, सदानीरा गंडक को कहते थे और गोमती गोमल को कहते थे। ठीक है। तो इधर इनके प्राचीन नाम लिखे हुए हैं, ये आधुनिक नाम है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन जरूर से बनाएगा। बात करें 18वें नंबर क्वेश्चन की, तो सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है जो ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु का एक हिस्सा है? बताइए, सतलज नदी का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? तो सतद्री, वितस्तता, अस्किनी या फिर पुरुषनी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सतुद्री जो हम कहते हैं वो सतलज को प्राचीन नाम से जानते थे। बात करेंगे प्रमुख ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या क्या हैं। तो अभी अभी हमने वैसे ऊपर पढ़ लिया है, लेकिन एक बार और पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। जब दो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं तो अच्छा ही रहेगा, रिवीजन करते रहें। वितस्तता झेलम अस्किनी चिनाब का प्राचीन नाम, पुरुषनी रावी का, विपाशा व्यास का और सदानीरा गंडक का और गोमती गोमल का प्राचीन नाम था। बात करेंगे 19वें नंबर क्वेश्चन की, तो उपनिषदों का केंद्रीय विषय क्या था? यानी कि जो उपनिषद का अर्थ जो होता है, सबसे पहले तो बता दूं वो क्या होता है। तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठकर, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना, उपनिषद का अर्थ है। बात करते हैं इसका जो विषय है वो क्या है। ए ऑप्शन ईश्वर एवं इसके अवतार, बी ऑप्शन ईश्वर की चमत्कारिक शक्ति, सी ऑप्शन सदाचार एवं जीवन पद्धति और डी ऑप्शन है दर्शन एवं ज्ञान। यही आपका राइट आंसर है, दर्शन एवं ज्ञान इसका मुख्य विषय है। तो उपनिषद की बात करें तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। उपनिषद क्या हैं? दर्शन पर आधारित पुस्तकें, जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या की बात करें तो 108 इनकी कुल संख्या है। तो आपसे इनकी संख्या जरूर पूछ सकता है, तो स्टार मार्क्स है इस क्वेश्चन के ऊपर। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की, तो 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, टोने और तंत्र मंत्र का संग्रह है?
तो ए ऑप्शन है इसका ऋग्वेद, बी ऑप्शन है आपका यजुर्वेद, सी ऑप्शन है आपका अथर्ववेद और डी ऑप्शन है आपका सामवेद। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद को एकदम सबसे नए वेद के रूप में भी जाना जाता है। सबसे नवीनतम वेद पूछ सकता है आपसे कौन सा, तो अथर्ववेद है। अच्छा, बात करेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अथर्ववेद क्या है, तो अथर्ववेद का एक मात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। ठीक है, अथर्ववेद का क्या है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ, तो वो है गोपथ। ठीक है, बात करें अथर्ववेद में ब्रह्मा ज्ञान, धर्म समाज निष्ठा, रोग निवारण, बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू टोने और तंत्र मंत्र की आदि का वर्णन मिलता है। तो आज की इस क्लास को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। इसका जो आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है, आगे के क्वेश्चन वो आपको नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन वीडियोज़ के आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो रिवीजन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।